नमस्कार एंड गुड इवनिंग। फूटी हेड ऑफिस की ओर से मैं आप सभी का इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं विनय गोदा, चेयरमैन एमएसएमई कमेटी फूटी हूं। और मेरे साथ जो बैठे हैं उनका परिचय भी साथ साथ देता जाता हूं मैं आपको। सबसे पहले बैठे हैं प्रशांत शर्मा जी, सेक्रेटरी यूथ विंग फूटी। साथ में बैठे हैं अमित अग्रवाल जी, सीए, एक्सपर्ट है इस फील्ड में, आपके सब्सिडी जीएसटी इश्यूज पर। साथ में बैठी है मैडम पूजा, एंड मेरे साथ बैठी है मैडम ज्योति, जो जीएम है हेड ऑफिस फूटी की। ये सत्र हमारे सभी ब्रांच के सदस्यों के लिए दोहराया जा रहा है, ताकि जो पहले शामिल नहीं हो सके वह भी आवश्यक जानकारी और अपडेट प्राप्त कर सके। हम मानते हैं कि स्पष्ट संवाद और एकरूपता ही आगे बढ़ने की कुंजी है। आशा है कि आप सभी सक्रिय रूप से भाग लेंगे और सुझाव भी साझा करेंगे। एक बार फिर धन्यवाद। आइए सत्र की शुरुआत करें अमित जी के साथ। नमस्कार सर। मैं सीए अमित कुमार अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर 40, आप सभी का स्वागत करता हूं। 40 यूथ विंग, 40 और 40 वुमेन विंग और सब्सिडी मंत्रा ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हमारी एमएसएमई कमेटी के चेयरमैन विनय गोदा जी और प्रशांत जी के मार्गदर्शन में ए डिस्कशन एंड इंसाइट सीरीज। इस सीरीज में हम 4-5 सेशन लेकर आएंगे, जिसमें एमएसएमई से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। इसका नाम रखा है हमने एमएसएमई एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। इसका सेशन 1 है सब्सिडी, जो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा विभिन्न उद्यमियों को प्रोवाइड की जाती है। सब्सिडी स्ट्रेटेजी फॉर सब्सटेंस सक्सेस। इस सब्जेक्ट में हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट पूजा विजय, को फाउंडर सब्सिडी मंत्रा। सबसे पहले ये कुछ सेशन लेंगी। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट पूजा विजय, को फाउंडर ऑफ सब्सिडी मंत्र। आज के इस सेशन से जुड़े हुए सभी का मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से 40 एमएसएमई कमेटी के अध्यक्ष विनय गोधा जी सर, 40 यूथ विंग के सेक्रेटरी प्रशांत जी और एचओ ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग से आज ये सेशन संभव हो पाया है। राजस्थान सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स दी है राजस्थान में व्यापारियों को अपना प्रमोट करने के लिए। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 विश्व बाजार में राजस्थान के उत्पादों को दे नई उड़ान। राज्य सरकार द्वारा घोषित राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य है राज्य में लॉजिस्टिक, निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर व एयर कार्गो सेवाओं का विकास करना। साथ ही साथ देश में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक की वृद्धि को सुनिश्चित करना और जो भी राजस्थान के प्रोडक्ट है उनकी पहचानता, मानकता एवं प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देना। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति का संचालन अवधि 8 दिसंबर 2024 को है, जो कि 31 मार्च 2029 तक एप्लीकेबल रहेगी। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति के तहत मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और मर्चेंट एक्सपोर्टर तीनों इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। अब राजस्थान में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यदि हम राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति के तहत कुछ बेनिफिट अवेल करने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ कंडीशंस दी रखी है। आवेदन से पूर्व हमें आरआरपीसी का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही इकाई का संचालन राज्य के भीतर होना चाहिए और हमारे पास आईईसी एवं आरसीएमसी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निर्यात प्रोत्साहन प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु पुनर्भरण योजना। जब राजस्थान से बाहर कोई एक्सपोर्ट करता है और वह राजस्थान से बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं। उनके बारे में मैं अभी आपको इस स्कीम के तहत बता रही हूँ। निर्यात प्रोत्साहन प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु पुनर्भरण योजना। यदि आप राजस्थान से बाहर जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके स्टॉल लगाते हैं तो उसके जो रेंट चार्जेस होते हैं उनमें 75% और अधिकतम 2 लाख तक का पुनर्भरण दिया गया है। साथ ही साथ यात्रा व्यय 2 व्यक्तियों तक 75% या अधिकतम 50,000 का
यात्रा व्यय आपको रियम्बर्समेंट किया गया है। इसी तरह से फ्रेट चार्जेस, अपने प्रोडक्ट को आपको पोर्ट तक ले जाने के लिए जो भी फ्रेट चार्जेस लगते हैं उनसे उत्पादन से परिवहन लागत के पूर्ण पुनर्भरण की आपको दिया गया है। इसमें अधिकतम कुल रियम्बर्समेंट आपका 3 लाख तक ले सकते हैं, वो भी 2 साल तक। देशी उत्पादों की सैंपल टेस्टिंग प्रोडक्ट, यदि राजस्थान से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के सामने कई चैलेंजेस आते हैं कि आपके प्रोडक्ट की सैंपल टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन की उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी कॉस्टिंग में जो लागत आती है उसका भी रियम्बर्समेंट राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, जो राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति के तहत दिया जाता है। 75% तक का या अधिकतम 3 लाख तक का पुनर्भरण। निर्यात दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण व अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन अनुपालन लागत, इसका 50% या 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष दिया जाता है। इसी तरह से यदि आप अपने व्यवसाय को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुल्क का पुनर्भरण योजना, रजिस्ट्रेशन, रेफरल, शिपिंग, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, क्रॉस बॉर्डर फीस, पेमेंट, गेटवे चार्जेस, रिटर्न मैनेजमेंट आदि, इनकी कॉस्ट का 75% या अधिकतम 2 लाख प्रति निर्यातक 2 वर्षों हेतु। अब वक्त है निर्यात को एक नई दिशा देने का। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत मिलने वाले विशेष लाभों का लाभ उठाइए और अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर ले जाइए। इस तरह से आप इस स्कीम के तहत, यदि राजस्थान से एक्सपोर्टर हैं, जो कि एक राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप इन स्कीम्स के बेनिफिट अवेल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है विश्वकर्मा युवा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा बजट 2025 में डिक्लेयर की गई थी, जो कि बजट में तो डिक्लेयर कर दी गई है लेकिन इसके पोर्टल पर वर्किंग चल रही है, जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी और 31 मार्च 2030 तक रहेगी। इस योजना के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को उद्योग, सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह अभिनव योजना है। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास, स्थानीय रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह योजना केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, यह योजना निर्माण क्षेत्र, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के सभी उद्यमियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ तक के ऋण पर अधिकतम 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा 5 साल के लिए। इसी तरह से 2 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा 5 ईयर के लिए। विशेष श्रेणी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग आदि को 8% तक का ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। कहने का है कि इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर तीनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया जाता है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस लेते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक बहुत अच्छी स्कीम है। यह योजना 5 वर्षीय अवधि तक लागू होगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यदि वित्तीय संस्था द्वारा दिया गया ऋण 5 वर्षों से अधिक अवधि का है तो भी ब्याज अनुदान केवल पहले 5 वर्षों तक ही देय होगा। इस अवधि में प्रारंभ के 6 महीने में जो मॉरिटोरियम पीरियड होता है वह भी एलिजिबल है। योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी सब्सिडी का अनुमोदन जिला उद्योग केंद्र द्वारा दिया जाएगा। पर इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपको मार्जिन मनी की सब्सिडी का भी प्रोविजन है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट तो अवेल करेंगे ही, साथ में आप कैपिटल सब्सिडी भी इसके तहत लेते हैं। वह परियोजना लागत का 40% या अधिकतम 5 लाख, जो भी कम होगा वो आपको मार्जिन मनी की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बस इसकी एक कंडीशन है कि आपको 3 साल तक उद्योग चलाने पर ही यह सब्सिडी मिलेगी। इस योजना की खास बात यह भी है कि यदि कोई युवा उद्यमी अपने उद्योग को कम से कम 3 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित करता है तो उसे सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि युवाओं को दीर्घकालिक सोच और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्लांट एंड मशीनरी और वर्किंग कैपिटल, एमएफए और सर्विस प्रोवाइडर तीनों को डेवलपमेंट करना, ताकि उनको एक स्टार्टिंग लेवल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। अब मेरी नेक्स्ट स्कीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 BRUPY।
स्कीम, यह स्कीम SC ST कैटेगरी के लिए है। सबसे पहले मैंने एक्सपोर्टर के लिए बताया कि एक्सपोर्टर के लिए राजस्थान क्या बेनिफिट देती है। फिर सेकंड स्टेप था मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर को रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट। तीसरी स्कीम है कि ऐसे व्यापारी जो SC ST कैटेगरी के तहत आते हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स राजस्थान सरकार ने दी हैं और इस स्कीम के तहत मैं आपको बता रही हूँ। ये इस स्कीम की यह योजना अवधि यह योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम, निर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सशक्त भूमिका एवं योगदान सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाते हैं। यह योजना निम्न प्रकार के उद्यमों को लाभ देती है: नवीन स्थापित उद्योग, पूर्व स्थापित उद्योग, स्थापित उद्योगों का विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण। इस योजना के तहत भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बेनिफिट दिया जाता है। यदि कोई SC ST व्यापारी है और वो अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस लेते हैं व्यापार के लिए, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेनिफिट के साथ साथ कैपिटल सब्सिडी भी दी जाती है, मतलब मार्जिन मनी का अनुदान। परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख जो भी कम हो वो आपको सब्सिडी दी जाएगी। ऋण की राशि की सीमा: यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको अधिकतम 10 करोड़ तक के ऋण पे 5% का बेनिफिट दिया जाएगा, और सर्विस प्रोवाइडर है तो आपकी कैपिंग 5 करोड़ तक की रहेगी, और व्यापार के क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ की है। 25 लाख तक की ऋण राशि पर 9% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण राशि पर 7% ब्याज का अनुदान है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की ऋण की राशि पर 6% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। यदि ऋण CGT MSE की स्कीम के तहत लिया गया है तो ये CGT MSE जो कमीशन लगता है वह भी आपको रियम्बर्समेंट किया जाएगा। BRUPY स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए मुख्य जो दस्तावेज है वह है जन आधार कार्ड और अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। इस तरह से ये SC ST की स्कीम थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा समाधान पोर्टल, डूबा हुआ पैसा निकालने की प्रक्रिया। समाधान पोर्टल भारत सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के अटके हुए या डूबे हुए भुगतान को वसूल करना है। समाधान पोर्टल क्या है? समाधान पोर्टल है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे डूबे हुए पैसे की वसूली के लिए विकसित किया गया है। अगर कोई कंपनी, सरकार या कॉरपोरेट फर्म किसी MSME को भुगतान नहीं कर रही है तो यह पोर्टल उनके बकाया भुगतान को क्लियर कराने में आपकी मदद करता है। समाधान पोर्टल के मुख्य उद्देश्य है MSME कंपनियों के लंबित भुगतानों को शीघ्र निपटाना, बड़े कॉरपोरेट्स को और सरकारी विभागों द्वारा MSME के भुगतान में जो देरी होती है उनको रोकना, देरी से भुगतान पर ब्याज का दावा करने की सुविधा, MSME विकास अधिनियम 2006 के तहत कानूनी अधिकार उनको दिलाना। राजस्थान में जब अपन व्यापार करते हैं तो ऐसे व्यापारी हैं जिनका कई सालों से उनका पेमेंट अटका हुआ है। आपने माल बेचा लेकिन आपका टाइम से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको राजस्थान सरकार ने इस पोर्टल के तहत आपके पास अधिकार है कि आप इंटरेस्ट के साथ क्लेम कर सकते हैं। समाधान पोर्टल पर केवल MSME, उसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है, वही इस स्कीम के तहत अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप MSME उद्यमी हैं और आपका पैसा किसी सरकारी विभाग, बड़ी कंपनी या अन्य व्यवसाय में फंसा है तो आप इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने MSME की डेफिनेशन में चेंजेस किए हैं, क्योंकि जब तक हम MSME की डेफिनेशन को क्लियर नहीं करेंगे, और MSME की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा रजिस्ट्रेशन MSME में होना चाहिए, तभी हम उसके सारे अधिकार का बेनिफिट ले सकेंगे। तो सूक्ष्म उद्यम में ऐसे उद्यम जिनका 2.5 करोड़ तक का निवेश और 10 करोड़ तक का कारोबार हो, 2.5 करोड़ तक का वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो और उनका टर्नओवर 10 करोड़ तक का है तो वह माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। और लघु उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में हो और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वह लघु उद्यम कहलाएंगे। इसी तरह से मध्यम उद्यम वे होंगे जिनमें 125 करोड़ तक का निवेश प्लांट एंड मशीनरी में हो और उनका टर्नओवर 500 करोड़ हो। यदि इन दोनों में से एक एक कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो अपना माइक्रो MSME में रजिस्ट्रेशन लेंगे।
शिकायत सीधे संबंधित कंपनी विभाग तक भेजी जाती है। इस पोर्टल पे जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं तो वो शिकायत सीधे कंपनी के विभाग तक चली जाती है। अगर 45 दिनों के भीतर आपका भुगतान नहीं किया जाता है तो मामला एमएसएमई संवर्धन परिषद को भेजा जाता है, जो कि एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल है। एमएसईएफसी मामले की सुनवाई कर सकता है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। यदि निर्णय एमएसएमई के पक्ष में होता है तो कंपनी को भुगतान के साथ 3 गुना ब्याज देना होता है। आपका यदि कोई पेमेंट अटका हुआ है तो उस पेमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के आरबीआई की रेपो रेट से 3 गुना तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी सरकारी विभाग को एमएसएमई का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होता है। यदि भुगतान में देरी होती है तो डिफॉल्टर को 3 गुना ब्याज देना होगा। मामला एमएसईएफसी फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से हल किया जाएगा। इसी तरह से एक स्कीम और है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमईजीपी योजना, जो कि एक बहुत पुरानी स्कीम है, जो स्मॉल डीलर के लिए बहुत बेनिफिट है। इस स्कीम में, इस स्कीम के तहत आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है यदि आप राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं तो। परियोजना पात्रता, पीएमईजीपी स्कीम के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही कम से कम आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। निर्माण उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक की परियोजना तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक की परियोजना के लिए पात्रता होगी। पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर चुकी इकाइयां इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। केवल नई परियोजना को ही इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। पूर्व में स्थापित इकाइयां पात्र नहीं होगी। पीएमईजीपी स्कीम के तहत केवल न्यू फॉर्म प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और ये इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 50 लाख। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि आप यदि सामान्य श्रेणी के लाभार्थी हैं और आप शहरी क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करते हैं तो परियोजना लागत का 15% तक कैपिटल सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं और सामान्य श्रेणी के लाभार्थी हैं तो 25% तक की कैपिटल सब्सिडी आपको दी जाएगी। इसी तरह से विशेष श्रेणी में एससी, एसटी, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, सीमावर्ती क्षेत्र, ट्रांसजेंडर, आकांक्षी जिले के आवधिक, यदि आप इनमें किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो लाभार्थी का अंशदान जो है मार्जिन मनी 5% रहेगा। और शहरी क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाएगी आपको कैपिटल सब्सिडी वह परियोजना लागत का 25% होगी। और यदि आप रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं अपना उद्यम तो आपको परियोजना लागत का 35% कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो कैपिटल सब्सिडी है ये बैंक अकाउंट में आपके सस्पेंस अकाउंट में रहेगी जहां से आप लोन लेंगे और 3 साल तक यदि आपका उद्यम कंटिन्यू रहता है तो वह आपके अकाउंट में रिलीज कर दी जाएगी। इस स्कीम के तहत 10 दिन के ईडीपी ट्रेनिंग होती है, वह आपको लेना जरूरी होता है। यह प्रशिक्षण रूसेट जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा उद्यमी ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति से पूर्व प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होता है। योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी की राशि 3 वर्षों के लॉक इन पीरियड के लिए सुरक्षित रखी जाती है। उसके उपरांत निरीक्षण के आधार पर संबंधित उद्यमी को सब्सिडी की राशि जारी कर दी जाती है। इस तरह से मैं अपना सेशन क्लोज करती हूँ। थैंक यू। अब हमारे सीएम अमित अग्रवाल जी है जो कि राजस्थान की एक बहुत पॉपुलर स्कीम है रिप्स 2024, उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर। सब्सिडी अमाउंट रिपीट करना है एक सेकंड। चैट के अंदर। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि सब्सिडी अमाउंट में रिपीट करूं तो सर, जैसे यदि आप सामान्य श्रेणी के लाभार्थी हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं और यदि आप अर्बन एरिया में अपना उद्यम लगाते हैं तो परियोजना लागत का 15% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। और यदि रूरल एरिया में आप लगाते हैं तो आपको 25% की परियोजना लागत का 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही जो आपका मार्जिन मनी का रहेगा अंशदान वह 10% रहेगा। और यदि आप
सामान्य श्रेणी में ना आके इस विशेष महिला और स्पेशल कैटेगरी के तहत आते हैं उद्यम जो प्रोपराइटर है, तो उनका लाभार्थी अंशदान है वह 5% रहेगा मार्जिन मनी। और जो कैपिटल सब्सिडी है, यदि आप रूरल एरिया में लगाते हैं तो आपको मार्जिन मनी परियोजना लागत का 35% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, और अर्बन एरिया में यदि आप उद्यम स्थापित करते हैं तो आपको परियोजना लागत का 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। थैंक यू। यदि कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताएं। बनाए पीडीएफ शेयर भी भेजनी है तो हाँ इसमें खाली तो पीछे भागा भागा एक इसमें 4 तारीख में लेटेस्ट वाली हाँ तो बस नमस्कार all respected 40 members and ब्रांचेस जुड़े सभी पदाधिकारी एवं मेंबर्स, आज अपन एक मिनट कुछ तकनीकी कारणों से ऐड कर रहे हैं। नहीं बोलिए आप ठीक। मैं डॉक्टर सी अमित कुमार अग्रवाल, फाउंडर सब्सिडी मंत्रा। कुछ टॉपिक अभी एडवोकेट पूजा विजय जी ने कवर किए थे, 5-6 टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सिडी से रिलेटेड थे। 5-6 टॉपिक शॉर्ट में मैं कवर करूंगा। सबसे पहले अपन राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और ये 2003 से स्कीम चल रही है, इसको कवर करेंगे। रिप्स 2024, इस योजना के उद्देश्य राज्य में संतुलित दीर्घकालिक एवं सतत आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार सृजन में वृद्धि करना है। सही वहाँ पे सही। योजना की वैधता अवधि 8 अक्टूबर 2024 से ये नई योजना लॉन्च हुई है। इससे पहले रिप्स 2022 थी, उससे पहले रिप्स 2019 थी। तो रिप्स 2022 में जो बेनिफिट मिलते थे वह राज्य सरकार ने रिप्स 2024 में ही कन्वर्ट कर दिए हैं। अपन ने यदि एक छूट स्टैम्प ड्यूटी की यदि रिप्स 22 में ली है तो अपन एक एफिडेविट देके रिप्स 24 में कन्वर्ट हो सकते हैं। यह योजना 31 मार्च 2029 तक एप्लीकेबल है। यह योजना नवीन उद्यम और वर्तमान में स्थापित उद्यम के विस्तार और विविधीकरण दोनों पर उपलब्ध है। ये इसमें एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कुछ एक्टिविटीज को छोड़कर यह योजना सभी प्रोडक्शन, सेवादाता और मैन्युफैक्चरर पर एप्लीकेबल है। इसमें तंबाकू और तंबाकू से निर्मित उत्पाद, गौ मांस प्रसंस्करण, व्यापार और खुदरा गतिविधियां, ट्रेडिंग को इसमें बाहर रखा गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गतिविधियां और वे इकाइयां जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध हो। इसमें जिनको इंक्लूड किया गया वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सनराइज सेक्टर, एमएसएमई इकाइयां, स्टार्टअप, इंफ्रा से रिलेटेड परियोजनाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड परियोजनाएं। इसमें कुछ किसान उत्पादक संगठन और किसान उत्पादक सहकारी समितियों को भी सम्मिलित किया गया है। अब इसके मैं आपको बेनिफिट बताता हूं। इसके बेनिफिट से बड़े बेनिफिट अभी राजस्थान में किसी भी स्कीम में नहीं है। सबसे पहले इसमें इन्होंने एक स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज दिया है। स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज के अंदर जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट 25 करोड़ से ऊपर है और सर्विस प्रोवाइडर, होटल, हॉस्पिटल इत्यादि की कॉस्ट टोटल लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी मिला के 10 करोड़ से ऊपर है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। एक SGST का 75% रियम्बर्समेंट अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यदि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 करोड़ है तो 5 करोड़ तक होगा। यदि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 500 करोड़ है तो 500 करोड़ तक होगा। पात्र विनिर्माण उद्यम 7 वर्ष की अवधि के लिए देय और जमा किए गए राज्य का 75% प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि किन्हीं की IGST सेल है या एक्सपोर्ट की सेल है जिनका SGST बनता ही नहीं है, तो वह टोटल जो कॉस्ट है उसका 13% टू 28% कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। यदि इस ऑप्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो टर्नओवर लिंक्ड एक स्कीम इन्होंने दी है, 1.2% से 2% टर्नओवर प्रोत्साहन। पात्र
विनिर्माण उद्यम शुद्ध बिक्री टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत, जो कि एरिया, कैटेगरी और प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के आधार पर निर्धारित होगा, के रूप में टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन तीनों योजनाओं में से एक विकल्प अपने को शुरू में ही चूज करना पड़ेगा, जिसको अपने को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें अपने को लगता है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों के लिए टर्नओवर लिंक प्रोत्साहन योजना का वितरण सालाना किया जाएगा। परियोजना श्रेणी और क्षेत्र श्रेणी के आधार पर टर्नओवर लिंक प्रोत्साहन का लाभ उठाया जा सकता है, जैसा कि शुद्ध बिक्री टर्नओवर के 1.2% से लेकर 2% तक बताया गया है। अब इसमें कुछ टॉप अप इंसेंटिव्स हैं। मान लीजिए अपन 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं या 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, तो उसमें कुछ कुछ जो इंसेंटिव्स मैंने अभी बताए थे उसमें टॉप अप हो जाएगा। यदि कोई थ्रस्ट सेक्टर में है तो उसमें 10% हो जाएगा, एंकर यूनिट बूस्टर है तो उसमें हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो एम्प्लॉयमेंट में ईएसआई और पीएफ जमा होता है, उसमें जो प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 50% सब्सिडी होगी 7 वर्षों के लिए। एक अभी रिप्स 2024 में नया लॉन्च किया है, रिप्स 22 में भी था ये। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी पे अपन लोन लेते हैं, पहले मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और कुछ योजनाएं इंटरेस्ट को सपोर्ट करती थी। अभी मैडम ने जो बताया विश्वकर्मा योजना भी आने वाली है, वो भी इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी। इसमें वो योजना 2 करोड़ तक सीमित है। इस योजना में 50 करोड़ तक के प्लांट एंड मशीनरी तक के लोन पे इंटरेस्ट की सबवेंशन दिया गया है 5 साल के लिए। 5 करोड़ तक यह ब्याज सहायता 6% होगी। यह स्लैब वाइज है। उस 5 करोड़ के बाद जो अगले 5 करोड़ होंगे, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, उसमें 4% होगी। और जो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक है, उसमें यह ब्याज सहायता 3% होगी। 7 वर्षों तक टेलीस्कोप छूट है। खादी उद्यम 7 वर्षों के बजाय 10 वर्षों तक ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और 25 लाख तक का यदि टर्म लोन है तो उसको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट एडिशनल दिया जाएगा। विशेष प्रोत्साहन में रिको के प्लॉट पर भू भुगतान अदायगी 10 वर्षों तक की जा सकती है। इसी प्रकार कुछ टॉप अप स्कीम्स और दी गई है। यदि अपन मदर एंसिलरी के साथ कोई इकोसिस्टम लगाते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं 50 किलोमीटर में, तो उसका जो कॉस्ट है उसको भी अपन 50% को कॉस्ट में जोड़ लेंगे। इसके साथ साथ रिप्स की जो प्रमुख छूटें हैं, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में, 100% मंडी शुल्क में और 100% स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्ज में, जो कि रिप्स चॉइस में 75% तो हैंड टू हैंड छूट मिल जाती है और 25% जब अपना प्रोडक्शन चालू होता है तब रिफंड होती है स्टैम्प और कन्वर्जन चार्जेज की छूट। इसी के साथ एक ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव है, जिसके अंदर 100% बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, सीटी और सीटीओ, अपन जो पर्यावरण की अनुमति लेते हैं उसमें जो चालान जमा होता है उसकी 100% की छूट है। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज 100% की छूट है। साथ में ट्रांसमिशन या व्हीलिंग चार्ज लगते हैं तो उसमें भी 100% की छूट है। एम सैंड में SGST का 75%, ESI PF का 50%, फंड रेजिंग यदि अपन कोई करते हैं और उसमें कोई लागत लगती है तो लागत का 50% या 5 लाख, ऐसे ही स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्ज में जो पहले छूट बताई थी सेम इसमें सम्मिलित है। निर्यात प्रोत्साहन का एक नया इंसेंटिव जोड़ा है। राजस्थान में पंजीकृत प्रथम बार निर्यातक, यदि कोई पहली बार निर्यातक जुड़ता है और वो रिप्स में बेनिफिट लेता है तो फ्रेट चार्जेज में 25% की छूट और 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक। मान लीजिए उनका फ्रेट चार्जेज 2 करोड़ है तो 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक उनको रिफंड हो जाएगा। क्षमता विकास प्रोत्साहन, स्किल एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव, MSME श्रेणी में यदि आप अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उनके प्रशिक्षण से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज करते हैं तो उसका 50%, जिसकी अधिकतम राशि 20,000, 30,000 और 40,000 है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम में, विनिर्माण के क्षेत्र में 50% या अधिकतम 6 माह है। इसी प्रकार औद्योगिक संपदा सृजन प्रोग्राम, यदि अपन को R&D या कुछ इक्विपमेंट टेस्टिंग और ये सब लगाते हैं तो शोध एवं विकास लागत का 50%, जो कि अधिकतम 1 करोड़ है, ये इसमें एक कैपिटल सब्सिडी है। ये रिप्स 2024 में नई ऐड की गई है। MSME एवं उद्यमों को प्रोत्साहन, विनिर्माण सेवा के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु पात्रता, जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड पैकेज में लेने के लिए निर्माण के क्षेत्र में मिनिमम 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और सेवा के क्षेत्र में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसकी आवेदन प्रक्रिया है उद्यम प्रोफाइल निर्माण, अपन इसकी SSO ID के थ्रू जाकर फॉर्म 1 में उद्यम प्रोफाइल निर्माण, फॉर्म 2 में परियोजना विवरण, फॉर्म 3 में प्रोत्साहन विकल्प चयन कि हमको कौन सी इंसेंटिव स्कीम में जाना है, कौन सा विकल्प का चयन करना है, और फिर प्रोत्साहन आवेदन। इस प्रकार 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे
यह महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। इसके साथ जो संलग्न होंगे पेपर, उनकी सूची: डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, केवाईसी, फर्स्ट सेल बिल, क्षमता प्रमाण पत्र, सीए प्रमाणित निवेश प्रमाण पत्र, कर्मचारियों की सूची, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया गया सीटीओ प्रमाण पत्र, जीएसटी रिटर्न, टर्म लोन स्वीकृति पत्र, ऋण वितरण पत्र, अनुसूची, रीपेमेंट शेड्यूल, उपयोगिता प्रमाण पत्र, विद्युत बिल की प्रति, मंडी शुल्क, आईईएम प्रमाण पत्र, आरसीएमसी प्रमाण पत्र और ईपीएफ ईएसआई प्रमाण पत्र और उनका 1 मंथ का चालान है। रिप्स योजना में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि अपन ने एक योजना का लाभ किसी भी योजना में ले लिया है, मान लो जो स्टैम्प ड्यूटी का लाभ अपन ने रिप्स 22 में ले लिया है, तो अपन एफिडेविट देके अपन रिप्स 24 में इसमें लाभ में जा सकते हैं, क्योंकि रिप्स 24 के लाभ रिप्स 22 से ज़्यादा है। अब हम कुछ स्पेशल सेक्टर के लाभों के बारे में बात करेंगे। रिप्स 2024 में ही एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को कुछ लाभ एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में दिए हैं, तो मैंने उसको एक अलग से चैप्टर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले ब्याज सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो यदि अपना लोन 5 करोड़ से नीचे है तो उसमें 6% है, 5 करोड़ से 10 करोड़ पर 4% है और 10 करोड़ से 50 करोड़ पर 3% है। यह 5 वर्षों के लिए है। इसमें सबसे बड़ी एक नई, जो कि पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू सब्सिडी होती थी, कैपिटल सब्सिडी, जो कि टोटल प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का एक्सक्लूडिंग जीएसटी 50% थी, उसको इन्होंने यार रिप्स में सरलता से इनकॉर्पोरेट कर दिया है। यानी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट और का 50% और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी उनमें से कम है उसकी सब्सिडी यहाँ मिलेगी। इसमें इस सब्सिडी को 10 बराबर वर्षों में बांट दिया है, जो कि पहले 2 टुकड़ों में मिलती थी। तो उसके लिए पिछली बार भी भाई साहब से बात हुई थी, 40 पूरा प्रयास कर रही है कि इसको 10 वर्षों की बजाय पुनः 2 वर्षों में ही 1.5 साल के अंतराल में ही हम दिलवा सकें। यह पूंजी अनुदान पात्र निर्माण इकाइयों को ईएफसीआई का निश्चित प्रतिशत के रूप में मिलता है। यदि अपन एसजीएसटी में नहीं जाते हैं तो पूंजीगत अनुदान 13 से 28% होगा, और जैसा मैंने अभी बताया 1.5 करोड़ तक की सीमा के साथ हम प्लांट एंड मशीनरी का 50% भी ले सकते हैं। एससी एसटी के क्षेत्र में यह अनुदान कुछ प्रतिशत बढ़ जाता है। इसी प्रकार टर्नओवर आधारित स्कीम जो 10 वर्षों के लिए 1.2% से 2% है। रोजगार सृजन प्रोग्राम में 50% प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ईएसआई और पीएफ का 7 वर्षों के लिए है। साथ में बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग है तो इसमें मंडी से ही अपन सामान खरीदते हैं, तो मंडी का शुल्क भी कहीं कहीं 1% है, कहीं कहीं 2% है। वो आपके लिए पहले तो एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब उसमें रिफंड हुआ करेगा। साथ में स्टैम्प ड्यूटी 75% और 25% पुनर्भरण, और कन्वर्जन चार्ज भी 75% की छूट और 25% का पुनर्भरण इसमें प्रायोजित है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत संरचना, यानी कि वेयर हाउस, लॉजिस्टिक वेयर हाउस। यह भी एक रिप्स का पार्ट है जो कि 2024 में लॉन्च किया गया है। नीति के अंतर्गत औद्योगिक आधारभूत संरचना को 2 श्रेणियों में प्रोत्साहन दिए किए जाते हैं, एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। यदि कोई भी अपना प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लाता है तो वो भी इस योजना में कवर होता है। इसके अलावा अपन वेयर हाउस, साइलो, कई तरह की योजनाएं इसमें अपन कवर करते हैं। एक मैंने चार्ट दिया है शॉर्ट में देखने और दिखाने के लिए। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सब सेगमेंट दिए हैं: वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज पे भी लोग बहुत सब्सिडी लेते हैं और बहुत कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क और इनलैंड। इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में 2 करोड़ है, साइलो में 15 करोड़ है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क में 50 करोड़ है और इनलैंड में 50 करोड़ है। इनकी सभी की जो कैपिटल सब्सिडी है वो 25% है, जिसकी एनुअल सीडिंग आगे सामने दी हुई है। अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि अपन 5 करोड़ का वेयर हाउस लगाते हैं तो 25% के हिसाब से अपने को 1.25 करोड़ की सब्सिडी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10 वर्षों में मिलती है। तो ये वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और अदर एक्टिविटीज के लिए है। साथ में कंटेनर, एयर फ्रेट स्टेशन, इन सबका मिनिमम दिया हुआ है। सब्सिडी की सब में 25% सब्सिडी दी गई है।
पूंजी अनुदान का वितरण वार्षिक रूप से 10 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक आइदर और में किसी उद्यम द्वारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थाओं अथवा राज्य वित्तीय संस्थाओं या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों से 7 वर्ष की अवधि के लिए लिए गए सावधि ऋण पर 7% ब्याज के अनुदान की अनुमति दी जाएगी, जिसका मैक्सिमम एनुअल सीलिंग मान लीजिए वेयर हाउस में 50 लाख है, कोल्ड स्टोरेज में भी 50 लाख है। लेकिन इसमें कैपिटल, जैसे फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में तो कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों साथ में मिल रही थी, इसमें दोनों में से एक सब्सिडी को आपको चुनना होगा। इसके साथ में विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेज की सब्सिडी एज इट इज है। एक अभी नई योजना लॉन्च की है, मैंने 3 योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। चौथी एक योजना है ओडीओपी नीति 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। राजस्थान में हर जिले में, जैसे बीकानेर में मान लीजिए भुजिया है, जयपुर में ज्वेलरी है, हर जिले को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। यदि उस प्रोडक्ट में अपन कोई काम करते हैं तो उसमें अपने को 10 लाख रुपए प्रति इकाई 35% की दर से ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी में एक मैंने शॉर्ट में मॉडल बनाया है। यदि मार्जिन मनी सब्सिडी 25% है एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेज में, जिसकी कैपिंग है 15 लाख। जैसे अपना पहले पीएमईजीपी थी, आप मान लीजिए उसी प्रकार ये है, लेकिन ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट पर अवेलेबल है। यदि न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेज है तो उसमें मार्जिन मनी है 15%, जिसकी कैपिंग है 20 लाख रुपए। एडिशनल बेनिफिट SC ST और अदर सेक्टर में 5 लाख रुपए, जो कि 35 वर्ष तक की युवाओं को उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर अधिग्रहण, यदि इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर अधिग्रहण करते हैं तो उसकी लागत का 50%, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी। यह भी इसके साथ एक सब्सिडी दी गई है। यदि अपन कोई गुणवत्ता प्रमाण पत्र BIS या JDD इत्यादि कोई प्रमाण पत्र लेते हैं तो उसमें जो खर्चा होता है उसका 75% या 3 लाख रुपए, जो भी कम हो वो इसमें रिएम्बर्समेंट होता है। ODOP योजना में बहुत बजट है। राजस्थान में यदि कोई ज्वेलरी में वर्किंग करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। अब अपन जब हम सेशन लेते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि ये योजनाओं का लाभ लेने के लिए या अपने को कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की आवश्यकता है। लेकिन कई इकाइयों के पास बैंक को देने के लिए कोलेट्रल नहीं होती है। तो एक हमने टॉपिक कवर किया है CGTMSE स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना। 1 अगस्त 2000 से चालू की थी। उसकी विभिन्न टाइम में लिमिट, जैसे अभी वर्तमान में ट्रेडर के लिए 5 करोड़ है और मैन्युफैक्चरर के लिए 10 करोड़ है। समय समय पर वो योजना की लिमिट बढ़ाई गई है। इसमें हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो लोन जैसा अपन विद कोलेट्रल होता है वैसे ही विदाउट कोलेट्रल होता है। इसके लिए बैंक हमसे कुछ एक ट्रस्ट का चार्ज डेबिट करता है, जो कि हर साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होता है टर्म लोन में, और CC लिमिट में सैंक्शन अमाउंट पे होता है। वह सेंट्रल को अपने भी उस ट्रस्ट कमीशन के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को गारंटी दे देती है। उस गारंटी के आधार पर बैंक सेफ हो जाता है, तो वो विदाउट कोलेट्रल अपना लोन कर देता है। तो CGTMSE लोन के साथ साथ अभी एक नई फैसिलिटी और पॉपुलर हो रही है, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड लोन। यानी कि अपने पास मान लीजिए अपने को 15 करोड़ का लोन चाहिए, अपने पास 8 करोड़ की कोलेट्रल है, तो कुछ तो कोलेट्रल ले लेते हैं वो, और कुछ इस CGTMSE में कवर करके पूरा लोन बना देते हैं। तो इसको अपन हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल कहते हैं। इस आजकल ये हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में बहुत पॉपुलर है। इसके सबके एवज में बैंक कुछ वार्षिक गारंटी शुल्क भी लेता है। अब इसके बाद हम छोटी सी चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट लोन की। यह एक लंबी अवधि का बिजनेस लोन है जो नई फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हॉस्पिटल, होटल, IT पार्क, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इत्यादि के लिए लिया जाता है। यह लोन कार्यशील पूंजी, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और अन्य बिजनेस आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है। बिजनेस का प्रकार इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशन। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट स्कोर, मार्केट सर्वे, कोलेट्रल, क्या हमको जमीन गिरवी रखनी है या कोलेट्रल देनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो, प्रमोटर का नेटवर्थ स्टेटमेंट। इन सब को करने के साथ साथ
बैंक कुछ रेशो एनालिसिस करता है जिसके आधार पर बैंक फंडिंग करता है। इसमें एक है डेप्ट इक्विटी रेशो। मेनली ये काम बैंक का देखने का है, लेकिन ये जब तक रेशो क्लियर नहीं होते हैं वो फंडिंग नहीं हो पाती, चाहे वो कोई भी बैंक हो। यह रेशो बताता है कि प्रोजेक्ट में प्रमोटर का खुद का निवेश इक्विटी कितना है और बैंक से कितना लोन लिया गया है। आमतौर पर यह 1.5:1 या 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। यह बैंक को बताता है कि बिजनेस की कमाई से लोन की EMI और ब्याज चुकाने की क्षमता कितनी है। यह 1.5 या उससे अधिक होना चाहिए। IRR, यह पूरे प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रेशो है। बैंक को ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट से 12 से 15% तक की IRR आ रही है या नहीं। वर्किंग कैपिटल रेशो, यह 1.2% से ऊपर होना चाहिए ताकि बिजनेस की शॉर्ट टर्म देनदारियों को सही से मैनेज किया जा सके। प्रोजेक्ट लोन लेने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट का खर्च, संभावित मुनाफा, बाजार की संभावनाएं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल करें। इसे एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट या CA से तैयार करवाएं। लोन की राशि सोच समझ कर तय करें। प्रमोटर की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सिबिल स्कोर 750+ होना चाहिए। सही बैंक या NBFC का चुनाव करें। टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाएं, EMI और ब्याज दर की समझ रखें। बैंक के अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन की मांग के लिए तैयार रहे। निष्कर्ष यह है, सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अमित जी, और इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। और धन्यवाद मैडम पूजा आपको भी, जो आपने विस्तृत में सारी जानकारियां दी। और धन्यवाद सभी को इस क्षेत्र में समय निकाल कर जुड़ने और ध्यानपूर्वक भाग लेने के लिए। हमें आशा है कि ये रिपीट सेशन आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा हो। यदि आपके पास कोई सुझाव या फीडबैक हो तो कृपया हमें अवश्य साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। PDF साझा कर देंगे। प्रशांत जी, जी do you hear me? हाँ, यस यस बोलिए। फोटो कर दूंगा। I think I cannot hear you. I mean, voice is disturbing a little bit. जस्ट अ लिटिल बिट सर। सर हाँ बताइए सर। हाँ प्रशांत, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। So, सर ऑडिबल है, बताइए। बताइए, हम yes sir, सुन रहे yes सर। sir, yes sir. So sir, actually, I just want to discuss few things regarding. I think there are a lot of initiatives government is doing it, right? I know that, but actually things are not implementing. या The realistic is that things are not actually implementing. Government is doing a lot of initiatives, but bottom line आप देखेंगे ना तो things are not implementing actually. I am trying from last 6 months for the land allotment against my MOU, right? समाचार कुछ नहीं, पहले ये बताओ। और There's a lot of land allotment is not happening. I don't know why. सर जो सर आप जो बात ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिकल पावर वाले लोग हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, दे आर एबल टू डू एनीथिंग। बट अ पर्सन और इंडिविजुअल वांट टू डू सम बिजनेस or want to contribute for the economy, they are getting lot of if and else kind of things. So there's no single window clearance. Like for example, मेरे को एक पूरा सेटअप करना है, मेरे को एक पूरा IT पार्क सेटअप करना है या कुछ भी एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो आई हैव टू गो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। व्हाई इज लाइक दैट? देयर शुड बी वन सिंगल, मैं कोई भी मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मैं एक जगह जाऊं, वहां सब ऑफिसर्स हों, वो सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, मेरे को दे। शंकर जी भाई साहब, इसमें एक छोटा सा सबमिशन ये था कि कल अपने 40 का एक डेलीगेट्स जो है ना, वो अपने नए इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी साहब जो आलोक गुप्ता जी है, उनसे भी इस सब्जेक्ट पे मिले थे। और हाँ हाँ, कल अपन ने मुझे मालूम उनको है सर, ये मुझे सारे, मालूम है। हाँ ये सर अपन ने सारे टॉपिक ब्रीफ भी किए हैं। और आप जो बता रहे हैं सर, वो समस्याएं वास्तव में आ रही है ना। तो कुछ समाधान तो सर अभी हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वो इसीलिए जारी किया है 40 ने, कि अपन वो सब चीज़ें, मतलब यदि किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी प्रॉब्लम है तो उसको भी अपन सॉल्व कर सके। ठीक है साहब। तो कल नए इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी साहब से जो मुलाकात हुई है ना, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि प्रैक्टिकल में कुछ यदि प्रॉब्लम आ रही है सर, तो मैं ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं ही पिक करता हूँ। अभी एक बार आपको दोबारा नोट करा देते हैं, आपको भी भेज देते हैं सर दोबारा।
तो अपन इंडिविजुअल में मैं ये जो आपका एमओयू वाला मैनेज है वो मैं कल ही मैनेज करवा दूंगा, मंडे को ही मैनेज करवा दूंगा सर आपका, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, ये है ना। बहुत तो आपकी हेल्प हाँ ये रहेगी सर एक्चुअली। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और करीब सर अभी 350 एमओयू अपन ने पूरे फुलफिल करे हैं जिनको लैंड अलॉट कराई है। तो अपन वेरी गुड सर। 40 के माध्यम से ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए अपन ने मीटिंग की है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। नहीं सर, ये प्रॉब्लम मेरे को पिछले 6 महीने से आ रही है यार। मैं मतलब ये है कि मैं अपना बिजनेस करूं या मैं इन सब के चक्कर लगाता नहीं, हूँ, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल शंकर जी, हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको पर्सनली टेक केयर करा करेंगे। आपका सर एक और मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, हम नोट कर लेते हैं, एक बार मैं बात शेयर कर लेंगे। आप ये सर शेयर कर मैं दीजिए, मैं ठीक है। शेयर कर दूंगा इनके साथ। ठीक और है अब क्या थैंक यू। है, हाँ, अब जो अपनी फाइल है उसके लिए सेक्रेटरी साहब से हमने मुलाकात करी और हमने बोला कि हमारी ऐसी खूब सारी प्रॉब्लम्स जो है, तो उन्होंने बोला आप सारी फाइल्स हमें दें, हम हम्म। डिपार्टमेंट्स में भिजवाएंगे और वो डिपार्टमेंट से रूट होगी तो जल्दी प्रोसेस होगी। तो अब वो शुरू हुआ है। तो उसके लिए सर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब जो चीज़ें अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ जहाँ जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, उनको अपन डायरेक्ट एक ही विंडो, एक ही रूफ के नीचे अपन ने जब बात कर ली है तो एक ही रूफ के नीचे इसको सॉल्व करेंगे। अब बाकी अमित जी अपने साथ हैं, ये अपनी फाइल को पर्सनली टेक केयर करेंगे। आप अपनी फाइल दो और फिर उसके बाद जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उससे अमित जी खुद ही बात करेंगे सीधा। सर ये अपन है ना कंटिन्यू 5-6 सेशन लेंगे। जैसे अभी तो अपन ने एमएसएमई और सब्सिडीज पे लिया है, नेक्स्ट सेशन अपन अगस्त में एंड में प्लान कर रहे हैं। वो एमएसएमई के जीएसटी रिफंड और रिप्स वगैरह के रिफंड और इनकम टैक्स से टीडीएस से रिलेटेड है। ऐसे करके ओके अपन ने सर। 4-5 सेशन डिसाइड किए हैं, फिर इसका सबका एक अपन कंक्लूजन मीट। कंक्लूजन मीट बड़ी रखेंगे, उसमें आप पधारना सर। सर और कंक्लूजन मीट भी हो, और एक सर गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेडलाइंस भी हो कि आपका काम अब तक हो जाएगा, एंड दे हैव टू डू वट एवर वे दे वांट टू। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जा रहे हैं, कल फाइल लगाए, फिर जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। दे शुड अलोकेट वन पर्सन फॉर दैट एंटायर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सर नहीं, कल कल अभी ये से ये बात भी बोल हुई। रहा, अब भजनलाल जी बोल तो रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट डाउन द लाइन नथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज क्रैप। धरातल आई पे डोंट कुछ नो नहीं हो व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग ही रहा। इज टेकिंग। कभी मतलब इट्स फ्रस्ट्रेटिंग सो मच, नहीं नहीं, सो मच फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन सर। राइजिंग लेकिन अब क्या, राजस्थान मतलब वो खाली नाम का रह गया। नथिंग इज, देयर इज नो राइजिंग राजस्थान। सर इसी में ही जागरूकता लाने के लिए अपन ये एमएसएमई की सीरीज लाए हैं, ताकि अपने 40 मेंबर्स का सबका और कोई इस प्रॉब्लम हो। बार क्या है कि, ताकि इसीलिए अपने हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन मेल आईडी भी अपन ने सर ये दिया है। आप एक बार उस पर अपना एमओयू डालो, बेस्ट से बेस्ट करेंगे नहीं, तुरंत। दूसरा एक मैं आपको क्लियर कर दूं शंकर जी, इसमें क्या करा हमने, डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करा है। हालांकि हमने फर्स्ट सेशन में इसलिए नहीं बुलाया था कि ये हमारा इंडोर था। अब आउटडोर जो करेंगे उसमें डिपार्टमेंट्स को बुलाकर और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे कि ये हमारी फाइल है और ये पेंडेंसी चल रही है, ये इतने नंबर्स ऑफ फाइल है और इतने नंबर्स ऑफ पेंडेंसी है, तो उसके बाद हमें क्या करना है इस पे। तो वो क्या होगा, डिपार्टमेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, तो वो अपने आप जो भी अपने फॉलोअप्स है वो डिपार्टमेंट्स उसके लिए जागरूक रहेगा। और अब धीरे 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 सर इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। अभी पहले पेंडेंसी थी अपनी 70 फाइल आई हुई थी जिसमें से 5 ही हुई थी, अब वो जाकर 25 हो गई है। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ है। हाँ, टाइम लग रहा है लेकिन इस ये हो जाएगा। तो बाकी अमित जी अभी जो थैंक सर यू। अभी जो सर लैंड अलॉटमेंट की डेट है ना, वो शायद 7 अगस्त ही है। 7 अगस्त ही अपन है। हाँ 1-2 दिन में ही इसको अपन करके मंडे को, और एक बार आप वाला यदि कोई मैटर होता है तो उसको क्लोज करवाएंगे नहीं, सर। वो एक्सटेंड भी होगी प्लीज डेट, सर, प्लीज डेट सर, एक्सटेंड। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर हेल्प। मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है अभी। जी, थैंक यू। थैंक यू शंकर जी। ठीक है सर, थैंक यू सो और मच सर। के नंबर नाइस। शेयर कर दिए जाएंगे। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। थैंक यू। सर। राइट। सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक और क्वेश्चन था। जो लैंड अलॉटमेंट होता है, सवाई चेक जो लैंड अलॉट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका रेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग, मतलब हाउ? सर वो रिजर्व प्राइस जो है ना, रिजर्व प्राइस होगी ना वहाँ की, डीएलसी जिसको बोलते अच्छा हैं, उस पे अलॉट होगी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। ओके सर। राइट राइट सर। सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड मीटिंग थोड़ी एंड करनी थी। मीटिंग एंड। थैंक, तो क्लोज करते हैं। हाँ अंकल, क्लोज ही कर। थैंक यू। और बोल दो वो हमारी दोबारा सेशन 2 के लिए हम आपको प्रायर नोटिस पे दे देंगे। किसी को क्वेश्चन
क्वेश्चन आया बताओ। बताओ। वो देख के बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ ना। Every DIC office have a help desk. हाँ, every DIC office have a अच्छा, ये तो बता रहा है। चलो There is MSME बता रहे हैं, तो कोई इशू नहीं। ठीक है सर, आप थैंक यू करो नेक्स्ट सेशन। आशा है कि आप इस सत्र से लाभान्वित हुए होंगे और अपने सुझाव भी खुलकर साझा करेंगे। सॉरी, यदि आपके पास कोई सुझाव या फीडबैक है तो कृपया हमें अवश्य साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर आगे भी इसी तरह के समन्वय और उत्साह के साथ कार्य करते रहें। आपका फिर से एक बार धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you. Meeting close को बोलो। थैंक यू सर।